Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। और बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपडेट गद्यांश नंबर 16। यहाँ देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जब 22 वर्ष के थे तो उनका विवाह एक सुशिक्षित महिला मृणालिनी देवी के साथ सन 1883 में संपन्न हुआ। मृणालिनी देवी एक सुसंस्कृत थी। विवाह के 3 वर्ष पश्चात इनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। किसके घर? यहाँ लिखा हुआ है इनके घर। इनके घर अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम माधुरी लता रखा गया था। इस प्रकार जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी पुत्री का क्या नाम हुआ? माधुरी लता। या आप कह सकते हैं जो मृणालिनी देवी थी उनकी पुत्री का क्या नाम हुआ? माधुरी लता। और माधुरी लता के माता पिता का नाम, माता का नाम मृणालिनी देवी और पिता का नाम क्या हो गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब हम देखते हैं बच्चों, पुत्री के जन्म के 2 वर्ष बाद वे इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने वहीं अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। उन्होंने एक कविता बनाकर स्वयं ही उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। सन 1887 से 1890 के बीच उनके कई ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनमें मानसी, उनका काव्य संकलन, मायार खेला तथा राजा और रानी नाटक प्रमुख थे। यहाँ आप देखेंगे बच्चों, ये जो मानसी है ये उनका काव्य संकलन है, मतलब एक कविता का संकलन है। और ये जो मायार खेला है ये तथा राजा और रानी, इन्होंने क्या किया था? इन 2 नामों की नाटक लिखा था उन्होंने बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी गद्यांश को हल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि हम गद्यांश को पढ़ें, तत्पश्चात प्रश्नों को पढ़ते हुए हल करते चले जाएं। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम प्रश्न को पढ़ें, तत्पश्चात हम गद्यांश को पढ़कर बारी बारी क्रमवार सभी प्रश्नों को हल करते हुए चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणा देवी, मृणालिनी देवी, पद्मा देवी, माधुरी देवी। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा प्रश्न होता है वही हमें हल करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द दिए गए होते हैं जो कि हमारे लिए कीवर्ड का काम करते हैं, अर्थात कि हमारे लिए कुंजी का काम करते हैं, जिससे हम अपने प्रश्न रूपी ताला को खोल सकें या हल कर सकें। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी, यही हमारा क्या हुआ? इसी के संबंध में हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था या उनकी पत्नी कौन थी। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? हमारा कीवर्ड हो गया बच्चों। अब हम इसी कीवर्ड को अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जब 22 वर्ष के थे तो उनका विवाह या शादी किसके साथ हुआ? एक सुशिक्षित महिला मृणालिनी देवी के साथ सन 1883 में संपन्न हुआ। भाई आप देखेंगे कि जो विवाह अर्थात कि जिसके साथ विवाह होगा वही तो आपकी पत्नी होगी। अगर लड़का है तो जिसके साथ उसका विवाह होगा वो लड़की उसके लिए पत्नी कहलाएगी। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ लड़का है और लड़की है, यहाँ लड़की है। अब यदि इन दोनों के बीच आपस में क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है, विवाह हो गया या शादी भी कह सकते हैं उसी को। ठीक है बच्चों, अब जब इन दोनों के बीच शादी होगा तो लड़का क्या कहलाएगा? लड़की के संदर्भ में पति कहलाएगा और लड़की क्या कहलाएगी बच्चों? पत्नी कहलाएगी। किसके संदर्भ में? लड़के के संदर्भ में। ठीक है, इसके संदर्भ में लड़की क्या कहलाएगी? पत्नी कहलाएगी। और लड़की के संदर्भ में लड़का क्या कहलाएगा? पति कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का विवाह किसके साथ हुआ था? मृणालिनी जी के साथ। तो जब मृणालिनी देवी जी के साथ उनका विवाह हुआ तो यही उनकी क्या हो गई? पत्नी हो गई। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था, अर्थात कि उनका विवाह किसके साथ हुआ था बच्चों?
तो यहाँ आप देखेंगे सुलक्षणा देवी, नहीं ये तो गलत है। मृणालिनी देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी क्या हुआ था? मृणालिनी देवी से हुआ था। जब उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ था, और ये क्या है? स्त्री हैं, और स्त्री के संदर्भ में क्या होगा यहाँ पे? ये उनकी पत्नी कहलाएंगी। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होता है वो क्या होगा? विकल्प बी होगा प्यारे बच्चों। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों, जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक में ये होता है कि जैसे हम उन शब्दों का चयन करेंगे या उन कैरेक्टर या उन व्यक्तियों का चयन करेंगे जिनका क्या होता है कि गद्यांश में आपकी चर्चा नहीं की गई है, उन शब्दों का हम चयन करेंगे। यदि चर्चा नहीं की गई है तो उनको हम काट देंगे, ठीक है, या अलग कर देंगे बच्चों। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणा देवी। इसकी चर्चा तो आपके गद्यांश में कहीं नहीं की गई है। मृणालिनी देवी, हाँ इसकी तो चर्चा की गई है। पद्मा देवी, इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। माधुरी देवी, इसकी भी चर्चा नहीं की गई। इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए और विकल्प सी और विकल्प डी होता है, ये तीनों विकल्प पूर्णतया गलत हो जाते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि आपके जो प्रश्न होते हैं उनमें 4 विकल्प होते हैं, और एक विकल्प तो पक्का है क्या होता है? सही होता है। और यही आप देखेंगे कि जो आपका विकल्प बी होता है यही शेष रह जाता है, और आपके गद्यांश में मृणालिनी देवी का क्या हुआ है? चर्चा भी हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर कब इंग्लैंड गए? जब वे 22 वर्ष के थे, विवाह के 3 वर्ष बाद, विवाह के 4 वर्ष बाद, पुत्री के जन्म के 2 वर्ष बाद। तो यहाँ आपका जो कीवर्ड होगा बच्चों कि रविंद्रनाथ टैगोर कब इंग्लैंड गए, तो हमारा जो कीवर्ड हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? इंग्लैंड गए। अब इसको हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ अब हम देखेंगे बच्चों, मृणालिनी देवी एक सुसंस्कृत थी। विवाह के 3 वर्ष पश्चात इनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम माधुरी लता रखा गया। पुत्री के जन्म के 2 वर्ष बाद वे इंग्लैंड चले गए। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका कीवर्ड है इंग्लैंड चले गए या इंग्लैंड गए, यही आपका कीवर्ड है। इस प्रकार से आपको ये तो पता है कि जो हमारा कीवर्ड होता है उसी के इर्द गिर्द आसपास ही हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। इंग्लैंड चले गए तो कब गए? पुत्री के जन्म के 2 वर्ष बाद। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जब वे 22 वर्ष के थे, नहीं ये तो गलत हो गया। विवाह के 3 वर्ष बाद, विवाह के 3 वर्ष बाद तो क्या हुआ था? उनके वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। और जब वे 22 वर्ष के तब क्या हुआ था? उनका विवाह हुआ था। इस प्रकार से बी भी गलत हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद, नहीं ये भी गलत है। पुत्री के जन्म के 2 वर्ष बाद, ये आपके गद्यांश में अक्षरशः लिखा हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी। और आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो आपका कीवर्ड है आपका कितना मदद कर रहा है आपके प्रश्नों का सही विकल्प चयन करने में। यहाँ हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। रविन्द्रनाथ टैगोर इंग्लैंड किस लिए गए थे? मतलब किस लिए का तात्पर्य हो जाता है किस काम से गए थे या क्या करने गए थे, ठीक है। ये हो गया क्या करने। ऐसे भी आपसे जो परीक्षक जो होता है ये भी शब्दों का क्या करने गए थे, ये भी आपसे आपका परीक्षक पूछ सकता है, उसमें दे सकता है, ठीक है बच्चों। ये शब्द का भी किस लिए या किस काम से या क्या करने गए थे, इन शब्दों का भी प्रयोग आपका परीक्षक आपके सामने रख सकता है। नाटक लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए, अध्ययन करने के लिए, काव्य संकलन के लिए। तो यहाँ हम फिर अपने कीवर्ड का चयन करेंगे, इंग्लैंड किस लिए गए थे, ठीक है बच्चों। अब हम इसी कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने वहीं अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड गए थे, ठीक है। तो क्यों गए थे या किस लिए गए थे या किस काम से गए थे? तो गए तो वहाँ रह करके उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड में रहकर, जाने के बाद वहाँ रहेंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। उन्होंने वहीं अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। जब वो अध्ययन कर रहे हैं तो अर्थात कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वहाँ पे जा कर के अध्ययन करना था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ।
या नाटक लिखने के लिए नहीं, ये तो गलत है। कहानी लिखने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि प्रिय विषयों का अध्ययन करने के लिए वो वहां गए हुए थे या प्रिय विषयों का तल्लीनता से उन्होंने अध्ययन किया। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले और प्रश्न संख्या 4 की तरफ। रविंद्र ने किसकी कविता को गाया? रविंद्र अर्थात कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पत्नी द्वारा लिखे कविता को, पुत्री द्वारा लिखे कविता को, पिता द्वारा लिखे कविता को, स्वयं द्वारा लिखे कविता को। तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड होता है कविता को गाया। ठीक है बच्चों, यही हमारा कीवर्ड हो जाता है जिसको हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। उन्होंने एक कविता बनाकर मतलब लिखकर स्वयं ही उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। आपने देखा यही आपका क्या हो गया? कीवर्ड मिला। लेकिन गाया था तो उन्होंने कहाँ गाया था या किसके द्वारा लिखा गाया था? आपका जो प्रश्न पूछ रहा है यहाँ प्रश्न आपका बन सकता है कि किसके द्वारा लिखा या कहाँ गाया था। तो आप देखेंगे उन्होंने एक कविता बनाकर स्वयं ही उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। मतलब उन्होंने अब स्वयं बनाया भी था और स्वयं गाया भी था। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को और सही विकल्प का चयन करेंगे। पत्नी द्वारा लिखे कविता को नहीं, ये तो गलत है। पुत्री द्वारा लिखे कविता को, ये भी गलत है। पिता द्वारा लिखे कविता को नहीं, ये भी गलत है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 है, अब आप देखेंगे कि उसके लिए एक ही विकल्प बचा हुआ है और वहाँ दिया हुआ भी है कि स्वयं द्वारा लिखे कविता को उन्होंने क्या किया था? गाया था बच्चों। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होता है वो विकल्प डी होता है प्रश्न संख्या 4 के लिए बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। माधुरी लता के पिता का क्या नाम था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ हम आपको बच्चों पहले तो हम आपको बता देते हैं अपने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को। ठीक है बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ इनकी चर्चा तो गद्यांश में हुई है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक में क्या होता है कि जिनका वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है या जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और उन शब्दों का संबंध आपके गद्यांश से नहीं है तो क्या होगा? वो ऑप्शन को आप गलत करते हुए 3 वर्ष बाद इनके वहाँ एक कन्या का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो इनकी जो पुत्री हुई क्या नाम था उनका? माधुरी लता। ठीक है बच्चों, माधुरी लता। तो आप जानते ही हैं कि यदि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुत्री माधुरी लता है तो माधुरी लता के जो पिता होंगे वो कौन होंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है उसका सही विकल्प ए होता है। लेकिन हम देखेंगे अपने गद्यांश में कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ से मिलता है। यहाँ देखेंगे कि विवाह के 3 वर्ष पश्चात इनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? माधुरी लता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पुत्री हुई वो कौन हुई? माधुरी लता हुई। तो इनकी पिताजी का क्या नाम हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रकार से आपके प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। शब्द सुशिक्षित का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब विपरीत अर्थ देने वाला। अशिक्षित, अनपढ़, निरक्षर, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि सुशिक्षित कह लीजिए या शिक्षित कह लीजिए, दोनों का संदर्भ एक ही होता है, सुशिक्षित या शिक्षित। ठीक है बच्चों, शिक्षित हो गया। अब सुशिक्षित या शिक्षित उसका विलोम क्या होता है? अशिक्षित भी होगा। अशिक्षित का मतलब जिसने क्या किया हो? शिक्षा ग्रहण न किया हो, शिक्षा ग्रहण न किया हो। ठीक है। और अगला आप देखेंगे अनपढ़, अर्थात कि जिसने पढ़ा ना हो या अध्ययन ना किया हो। ठीक है, तो जब पढ़ेगा नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? शिक्षा भी ग्रहण नहीं करेगा। फिर अगला देखते हैं निरक्षर। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों कि सुशिक्षित का जो विलोम होगा वो निरक्षर भी होगा, अर्थात कि जिसको एक भी अक्षर का क्या हो? एक भी अक्षर का क्या हो? ज्ञान ना हो या अक्षर का ज्ञान न हो। ठीक है बच्चों, तो भाई जिसको एक अक्षर का ज्ञान ना हो, क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है अर्थात कि उसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपका
प्रश्न संख्या 6, शब्द सुशिक्षित का विलोम शब्द अशिक्षित भी होगा, अनपढ़ भी होगा, निरक्षर भी होगा। ठीक है बच्चों, और आपको बता दें निरक्षर का जो एक विलोम शब्द होता है वो साक्षर भी होता है, अर्थात कि जो शिक्षित हो। तो बच्चों यहाँ आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका सही विकल्प क्या हो गया? डी। तो बच्चों इस प्रकार से आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो विकल्प डी होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि निरक्षर का जो विलोम शब्द एक और होता है वो होता है साक्षर बच्चों। ठीक है, साक्षर अर्थात कि जो शिक्षित हो। ठीक है, जिसने शिक्षा ग्रहण किया हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका सही विकल्प क्या हो गया? विकल्प डी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे नाटक का क्या नाम था? मानसी, मायार खेला, राजा और रानी। उपरोक्त 2 और 3, यहाँ बच्चों 2 की जगह, जैसे ये आपके क्रम संख्या 2 पे है, ये क्रम संख्या 3 पे है, तो यहाँ आप 2 की जगह बी भी रख सकते हैं बच्चों और 3 की जगह सी भी रख सकते हैं बच्चों। अब हम आपको बताते हैं कि जो प्रश्न संख्या 7 का हमारा कीवर्ड क्या होगा? नाटक, क्योंकि नाटक का ही यहाँ क्या हो रहा है? नाम पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा जो नाटक शब्द होगा यही हमारा कीवर्ड जो हमारे प्रश्न का उत्तर चयन करने में मदद करेगा। अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में, यहाँ है सन 1887 से 1890 के बीच उनके कई ग्रंथ प्रकाश में। उनके किनके? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, जिनमें मानसी उनका काव्य संकलन था। आप देखिए कि मानसी क्या था? उनका काव्य संकलन था। मायार खेला तथा राजा और रानी नाटक प्रमुख थे। तो मायार खेला जैसा कि आप देखेंगे आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राजा और रानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7वां था उसका उत्तर आपको यहाँ प्राप्त होता है, अर्थात कि 7C और यहाँ हो जाएगा 7B बच्चों। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। तो मायार खेला आपने देखा ये नाटक है, ये देखा मानसी, ये तो गलत हो गया। क्योंकि ये क्या है? एक काव्य संकलन था बच्चों, और जबकि हमसे क्या पूछ रहा है? नाटक के बारे में। आपने देखा कि नाटक आपका क्या था? मायार खेला और राजा और रानी बच्चों। इस प्रकार से आप अगला विकल्प देखते हैं, विकल्प डी। उपरोक्त 2 और 3 दोनों, 2 और 3 मतलब बी और सी दोनों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है बच्चों उसका सही विकल्प विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे बच्चों, शब्द राजा का विलोम शब्द है रानी, प्रजा, रंक, उपरोक्त सभी। तो हम आपको बच्चों बता देते हैं कि शब्द राजा का विलोम शब्द रानी भी होता है, प्रजा भी होता है, रंक भी होता है। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो बच्चों विकल्प डी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो विकल्प डी है उपरोक्त तीनों को क्या कर रहा है? संबोधित या समर्थित कर रहा है या समर्थन दे रहा है बच्चों। अब रानी होता है तो किस संदर्भ में होता है? ये लिंग के आधार पे होता है। आप जानते हैं कि लिंग हमारा 2 होता है। कौन कौन सा होता है? एक पुरुष लिंग होता है, मतलब इसको हम पुरुष लिंग ही बोल दे रहे हैं, या आप इसको पुल्लिंग बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग होता है। और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग होता है। अब आप देखेंगे लिंग के आधार पे क्या होता है? राजा का जो विलोम शब्द होगा वो रानी होगा, और प्रजा भी आपको मैंने बताया कि विलोम शब्द होता है, राजा का विलोम शब्द प्रजा भी होता है। लेकिन ये समाज कह सकते हैं या सामाजिकता के आधार पे होता है। फिर आपको मैंने बताया कि राजा का विलोम रंक भी होगा, तो रंक होगा, लेकिन किस आधार पे होगा? वो स्थिति के आधार पे होगा। स्थिति का मतलब आर्थिक स्थिति भी, आप आर्थिक स्थिति के आधार पे। जैसे कि आप देखेंगे राजा के पास बहुत सारा धन दौलत संपत्ति होता है, ठीक है, लेकिन रंक मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है रंक का, जो रंक शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है गरीब। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 8 होता है उसका सही विकल्प क्या हो गया बच्चों? डी। हमने बताया कि रानी भी राजा का क्या होगा? विलोम होगा, लेकिन किस आधार पे? लिंग के आधार पे। फिर मैंने बताया कि प्रजा भी होगा, लेकिन किस आधार पे? समाज के आधार पे। राजा का विलोम रंक भी होगा, लेकिन किस आधार पे? स्थिति, अर्थात कि आर्थिक स्थिति के आधार पे। बच्चों
इस प्रकार से आज का अध्ययन पठन हमारा यहीं समाप्त होता है। और बच्चों, अंततः हम आपको एक बात बता देते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपके सामने, प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने इस गद्यांश से कुल 8 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, उसमें क्या होता है कि आपके अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होते हैं। लेकिन मैं आपके सामने प्रत्येक गद्यांश से बढ़ने वाले हर संभावित प्रश्न को लेकर के आया हूं, जिससे कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को आप पूरा कर सकें। बच्चों, अंततः मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, तथा यदि आपने पुराने गद्यांशों का अध्ययन नहीं किया है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.